चाय पियो और सोचो देश कैसे चलेगा। आप सभी का स्वागत है व्लॉग रिपोर्ट पर। ये हैं 23 साल के राम रोहित। मंदिर की वजह से वोट बैंकिंग थोड़ी बीजेपी की बढ़ेगी। मतलब ओडीयू लाना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी। आ रहे हैं ऊपर से। नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे लगभग 2008 हाँ में। भाई, चाय पी ले, इंटरव्यू देते देते थक गया होगा। ऐसे स्लोगन्स वाले 2 करोड़ रोजगार देंगे जो बीजेपी यहाँ आप असफल रही जब है। ठेला वगैरह देखते हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये देश का युवा है जो रोज़गार कर रहा है, ठेला चला रहा है। आप इनके स्लोगन्स देख सकते हैं, ये शायरी देख सकते हैं, आत्मनिर्भर वाले की कुल्हड़ चाय पीने के लिए नारे दे रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे। ये हैं लखनऊ में। वैसे मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं आंकड़ों में सरकारी नहीं दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है सो और आप देख रहे हैं चुनावी पंच का यह शो व्लॉग रिपोर्ट पर। मेरे साथ हैं एक भाई जो कि आत्मनिर्भर चाय वाला के नाम से एक ठेला चलाते हैं। काफ़ी साल भर 1.5 साल से हो गए लखनऊ में रह रहे हैं और ये पहले एक छोटी सी टपरी लगाते थे, उसके बाद धीरे धीरे इनका विकास हुआ और विकसित भारत जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे इनका विकास हुआ, ठेले पे आ चुके हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं, बार बार उनसे जब रोजगार के ऊपर बातचीत की जाती है तो बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई युवा है या फिर किसी भी उम्र का जिसे रोजगार चाहिए, वो किसी ऑफिस के बाहर या सड़क पर ठेला या खुमची लगाकर समोसा बेच रहा है, चाय बेच रहा है और 200-400 रुपये कमा के घर जा रहा है, अपने घर परिवार को चला ले रहा है, तो क्या वो रोजगार नहीं है? इसी बात पे हम जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक युवा भी हैं और इन्होंने कैसे एक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो रोजगार शुरू किया, ये अपने आप में रोजगार है या नहीं, या फिर अपने आप को बेरोजगार मानते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। हेलो, क्या नाम भाई? मेरा नाम रोहित यादव है। कहाँ से हो? मैं रहने वाला संत कबीर नगर का हूँ, यूपी से ही। पहले ये चुनाव के इस महापर्व में जो माहौल चल रहा है, इस बार बहुत ही लड़ाई कट्टर की चल रही सुनाई दे रहा है। क्या लगता है कौन आएगा, पहले थोड़ा बताइए। देखिए, चुनावी माहौल के बारे में क्या बताया जाए। सारी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, भाजपा हुआ चाहे कांग्रेस हुआ या सपा हुआ। यूपी में टोटल 80 सीटें हैं, तो पिछली बार बीजेपी 72 सीटें लाई थी, 72 सीटें। अब की बार देखते हैं क्या होता है। सपा भी है, कांग्रेस भी है, सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मतलब टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं। जनता जिसको पसंद करे। नहीं, अभी तक क्या लग रहा है? अभी मुझे जो लग रहा है कि राम मंदिर की वजह से वोट बैंकिंग थोड़ी बीजेपी की बढ़ेगी। मतलब बीजेपी मैं नहीं कर सकता हूँ कि 70 प्लस जाएगी या नहीं, लेकिन लगभग जो है 60 प्लस तो रहेगी, 70 के करीब रहेगी। चलिए, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। चलिए, मोदी जी के भाषण तो आप सुनते होंगे, रोजगार के लेकर के कहा था शुरू में 2014 में जब आए थे, तो मंदिर तो बाद का मुद्दा था, वो छुपा हुआ मुद्दा था। लेकिन पहला युवाओं को रिझाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रोजगार 2 करोड़ देंगे, ये सब था। उस पर क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो बीजेपी यहाँ असफल रही है, पूर्ण रूप से असफल रही है। और साथ ही साथ जो कहे थे कि चाय पकौड़ा लगाओ एक रोजगार है, ये रोजगार नहीं है, ये लोगों की एक जीविका है, जीने खाने की एक जो है जरिया होता है, जिससे 200-400 रुपये पर डे मिल जाए, जिससे अपना परिवार का खर्चा चला ले अपना। अच्छा, कितनी उम्र है ये बताइए? मेरी उम्र लगभग 22 साल हो गई है। 22 साल है, आपने ठेला चलाना शुरू कर दिया? पिछले साल से आप चालू किए ना? हाँ, पिछले साल से ही किया। कैसे चालू किया था? पहले मैं कैनोपी लगाता था, कैनोपी से फिर दिक्कत हुई, नगर निगम बहुत परेशान करने लगी। मतलब ये समस्या होती है, ये मोदी जी नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल, नगर निगम है, पुलिस वाले हैं, भगाते रहते हैं, ठेले लेकर इधर उधर जाना पड़ता है और यही सब है। चाय देते हैं 2 सेकंड रुके रहिए। मतलब कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, मोदी जी ये समस्या नहीं जानते हैं कि रोजगार ये नहीं अपने आप में, ये जीविका है। भाई ने बताया साफ साफ कि नगर निगम जैसी समस्याएं भी आती, पुलिस वगैरह भी आते हैं यहाँ पर, इनसे पैसा वगैरह भी चार्ज करते हैं? पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो है लगाना अलाउड नहीं है ना, ये अच्छा है नहीं। अच्छा, मतलब अगर रोजगार है तो इनके लिए जगह भी अलाउ कराएं। कहीं ना कहीं ये कुछ जगह पब्लिक तो यहीं से गुजर रही है और यहाँ पर लगाना अलाउ नहीं है, तो आदमी कमाने के लिए जाएगा कहीं, तो लगाने नहीं देते हैं। लेकिन ये रोजगार है कि नहीं है? रोजगार नहीं है भाई, ये पूर्ण रूप से एक जीविका है, मतलब अपना जीवन यापन करने का एक जरिया है बस। 22 साल में ही क्यों करना पड़ा आपको? देखिए, एक्चुअली क्या है कि कहीं यहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, किसमें किया ग्रेजुएशन? मैंने बीए किया। कहाँ से? हिस्ट्री से किया, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है और हिंदी है, ये सब है। किस यूनिवर्सिटी से?
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पर है? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बस्ती जिले के बगल में ही पड़ता है। सिद्धार्थ में है, सिद्धार्थनगर एक जिला है ना यूपी का, उसी में है। नहीं तो भाई आप ग्रेजुएशन कैसी की, उसके बाद आपको क्या लगा क्या करना चाहिए? तो मैं अभी फ़िलहाल एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, और जो है आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसकी भी वो तो रद्द हो गया, उसके बारे में हाँ, क्या वो तो लीक हो गया था यहाँ जहाँ सिस्टम फेल हुई थी बिल्कुल। और इसमें जो है प्रिंटिंग प्रेस वालों यहाँ जहाँ छपाई की जाती है, सरकार के प्रशासन की मजबूरी की वजह से ये सब हुआ। नहीं, सरकार तो कहती है रोजगार का मतलब यही खुद होता है, ठेला टपरी, और आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल वगैरह की, कैसे? एक्चुअली क्या है, मैं सुबह में 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे से 10 बजे तक दुकान लगाता हूँ, इसके बाद बंद करके जाता हूँ, फिर अपना जो है पढ़ाई लिखाई करता हूँ। फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? ऑनलाइन बैच परचेज किए, उसी रूम पर ही रह के पढ़ता हूँ। अच्छा, नहीं तो रोजगार है कि नहीं? रोजगार नहीं है भाई यार, ये रोजगार है ही नहीं। तो आप चाहते हो सरकारी नौकरी लगे? सरकार क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल सरकार जो है वैकेंसी निकाले। अभी वैकेंसी काफ़ी अधिक रेल में भी खाली है, वहाँ नहीं निकाल रही है। एसएससी की सीटें कम प्रतिदिन जो है कम होती चली जा रही हैं, और पीसीएस की भी देखिए सीटें 200-250 यही लगभग आती हैं। लेकिन क्या रोजगार तो बढ़ाने का नाम नहीं लेते? बार बार जब मुद्दा आता चुनाव में, जब भी आप बताओ बेरोजगारी या रोजगार को लेकर एक भी बार मोदी जी ने बोला? नहीं, रोजगार को लेकर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब भाषण जब भी आता तो क्या बात करते हैं? सरकार प्राइवेटाइजेशन की अधिक जो है जोर दे रही है। लगभग जैसे बीएसएनएल को देख लीजिए या फिर एयर इंडिया को ले लीजिए। तो अच्छा, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ, प्राइवेट तो हो रही, सही बात है, लेकिन फायदा अगर पूरे 10 साल में आपको देखा जाए परिवार में, या फिर आपको क्या लगा, कुछ लाभ आपको दिखा हो, कुछ बताइए। अभी तो फिलहाल मुझे कोई लाभ मिला नहीं ना। घर परिवार वालों को राशन के अलावा? राशन तो मिलता है, राशन कितना मिलता है? राशन प्रॉपरली मिलता है, 20 किलो राशन मिलता है। तो राशन फ्री है? हाँ, राशन तो फ्री है। उससे पहले जो 5 रुपए मिलता था, 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए गेहूँ मिलता था, ज़्यादा बेहतर था कि ये वाला? ये मुद्दा बना करके वोट मांगते हैं। बात नहीं, फ्री से कोई लाभ नहीं होता है, इंसान 10-20 रुपए तो दे कोई, हाँ कोई नहीं, नहीं। तो ये मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है राशन वाला? नहीं, मेरे समझ से नहीं है। कहते हैं गरीबी में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया, मतलब गरीबी रेखा से हटा दिया है। क्या हुआ है, लगता है राशन खिला खिला करके क्या लोग गरीब से हट गए कि नहीं? देखिए, गरीबी रेखा की कई सारी पैमाने होते हैं। जैसे गरीब इंसान वो होता है जो बीपीएल कार्ड धारक से नीचे हो, तो ब्लू पॉवर्टी लाइन होता है, उससे नीचे वो गरीब होता है, जिसके घर आवास, गरीबी हटी है बैंक अकाउंट। हाँ, कुछ हद तक जो रिपोर्ट आए हैं हमारे नीति आयोग रिपोर्ट। अरे रिपोर्ट की हम बात करते हैं। आपके गांव, मैं आपके गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। गांव में अपने बताइए कितना गरीबी तो हर एक इंसान के पास पैसे की कमी रहती है, तो ये नहीं कह सकते एकदम आर्थिक रूप से कम गरीब हैं लोग, लेकिन मानसिक रूप से हमें समझते हैं कि गरीब नहीं समझना चाहिए कुछ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। गांव में कितना आया है, नौकरी आई है या फिर कुछ विकास हुआ है, आप बताओ। हर घर नल जल योजना जो कहते हैं, नल लगा है? नहीं, नल जल योजना जो है गांव में बिल्कुल विफल है। शहर में ये सक्सेस है, लेकिन गांव में जो है ये सक्सेस नहीं रहेगा। मायावती के शासन में जो ये हैंडपंप लगते थे सरकारी, जो लगे हैं गांव में, अभी वही सक्सेस है? बिल्कुल बिल्कुल। हैंडपंप से जितनी लाभ उठा लेते थे वहाँ के गांव के रहने वाले लोग, उतने पाइप से नहीं। क्या हमारे गांव में क्या है, पाइप डाल दी गई है, पाइप डाल दी गई, उसमें पानी का सप्लाई नहीं है। उस पाइप कहीं उखड़ी है, कहीं पकड़ी है, कहीं अंदर डाल दिया गया है, कहीं बाहर निकला हुआ है, तो उसका कोई हमें लग रहा है सरकारी पैसे बर्बाद करी है। और मैं एक मुद्दा सबसे बड़े पहले करना चाहूँगा, नरेगा जो हमारे माननीय मनमोहन सिंह ने लाया था, 2006 में आया था नरेगा, मनरेगा जिसे कहा जाता है, उसको पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए। क्योंकि जो प्रधान होते हैं, इतनी बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है कि अगर वो 2000 रुपये किसी व्यक्ति के खाते में, नरेगा का वो मान लीजिए कर्मचारी है, 2000 रुपये भेजे उसके अकाउंट में, उसमें क्या है, उसको 500 रुपये देंगे, 1500 रुपये अपने जेब में रख लेंगे। इतनी बड़ी धांधली हो रही है। मतलब ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, हमारे गांव में होता है, हमारे ग्राम पंचायत में होता है, हर एक यूपी के क्या पूरे इंडिया में होता है। पूरे इंडिया में प्रॉपर पैसा किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं डायरेक्ट पैसा जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट तो पैसा जाता है अकाउंट में लोगों के, लेकिन मिलता कहाँ है, उसमें तो प्रधान खा लेता है या सरपंच। जहाँ तो बिहार में क्या प्रधान को सरपंच कहा जाता है। तो किसानी में अगर मैं किसान के संदर्भ में कहते हैं सिंचाई फ्री है, सिंचाई वगैरह अन्न वगैरह जो राशन बुआई के लिए जो अनाज आते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? नहीं, फ्री तो नहीं है, लेकिन क्या है, ब्लॉक पे जो है कुछ हमें कमियां, मतलब लो प्राइस पे जो है धान गेहूं के बीज हमें प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन वो सबको मिल ही नहीं पाता है। वो असल जो प्रधान के कैंडिडेट होते हैं या फिर जिनका जुगाड़ होता है ब्लॉक से, वही केवल जान लीजिए राशन ले पाए, क्या नाम है, बीज ले पाते हैं। किसानों के लिए कुछ अच्छा हुआ कि नहीं? 2000 रुपये छोड़ करके पीएम किसान कर दिए, उससे क्या समझ में ये अच्छा है। नरेगा से तो मैं 100 गुना अच्छा समझता हूँ कि डायरेक्ट जो खाता आता है, इसमें किसी प्रधान के माध्यम से नहीं है कि किसान सम्मान निधि योजना। अगर प्रधान के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, सरपंच के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो उसमें भी 500, 1000, 2000 वो लोग जो है अपना एक तरह से वसूली कर लेते हैं, कमीशन खा लेते हैं वो लोग। किसानी में फायदा अच्छा है नहीं, ये किसान सम्मान निधि योजना जो पीएम ने डाला है, ये बहुत अच्छा किया। तो पैसा मिलता है। खेती कितनी हो जाती है आपकी? खेती देखिए, मेरे यहाँ खेती है 3 बीघा लगभग। 3 बीघा खेती है लगभग। क्या क्या देते हैं?
मतलब सीजनी चीज़ बोते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, बस। उसके अलावा कुछ नहीं, दलहन वगैरह सब काहे नहीं बो रहा? दलहन वहाँ क्या है ना, वहाँ पैदावार नहीं है हमारे। पैदावार नहीं है, हम्म। तो ये सब बढ़ावा कैसे दिया जाए? आखिर पैदावार खुद तरीका होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पैदावार और थोड़ा जो है छुट्टा जानवरों की वजह से, जैसे सांड हो गए, गाय हो गए, ये सब घूमते रहते हैं। इन पे सरकार को जो है गौशालाएं बनानी चाहिए। सरकार तो कहती है कागज़ स्तर पे जो है गौशालाएं तो बनी है, लेकिन सिर्फ कागज़ में तो दिखाएगा भैया हर एक ज़िले में इतने 50 गौशालाएँ, 10 गौशालाएँ हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत भूमिगत जा कर के जब देखेंगे तो वहाँ एक भी गौशाला सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। सब गौशाला को, हमारी गौशाला क्या है, हमारे ऋग्वेद में जो है गाय को जो है अघन्या कहा जाता है। अघन्या का मतलब होता है जिसका कभी वध ना किया जाए, इसलिए हम गौ माता को पूजते हैं, हमारी माँ स्वरूप हैं। तो सर लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम हुए उसमें बताया जाता है बीफ वाली कंपनी अलाना ग्रुप थी, उसे करोड़ों रुपए चंदा लिया। सरकार ये धर्म मानती है? चंदा ली होगी, मुझे, हाँ, मैंने भी देखा न्यूज़ में कि चंदा ली है सरकारी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है बैन करना चाहिए। इससे क्या है कि कंपनियां अपनी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये कानून इन्होंने लाया, तो ये मतलब गलत कानून ही ज़्यादा लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत कानून नहीं कह सकते, अधिक लाते हैं। बहुत अच्छे कानून भी आए हैं, जैसे धारा 370 का हटना और जो है 3 तलाक का हटना। साथ ही साथ यूसीसी आ रही है। यूसीसी आ जाएगी तो देश की, हम समझते हैं कि कानूनी व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कैसे, क्या समझते हैं यूसीसी के बारे में? यूसीसी क्या होता है? यूनियन, ये जो होता है समान नागरिक संहिता होता है। यहाँ क्या है, धर्म के आधार पर कानून एक समान रहेंगे सबके। जैसे यहाँ हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लॉ बोर्ड, इन सब बोर्डों का क्या होता है काम, अपने अपने धर्म के अनुसार जो है इन लोगों को न्याय देने का काम होता है। अब जैसे मुसलमानों में सरिया कानून है, तो भैया सरिया कानून के सरिया कानून क्या होता है? सरिया क्या होता है, जैसे आपने चोरी किया, उन लोगों के अपने, ये इस्लामी जो होते हैं कट्टरवाद, उन लोगों ने सरिया कानून बनाया, ठीक। उसमें क्या होता है, जैसे किसी के चोरी किया उसका हाथ काट दो, कोई जो है बलात्कार करता है तो उसको जो है फांसी की सज़ा या कुछ ऐसे प्रावधान है, और 4 शादियाँ करने का प्रावधान मुसलमानों को है। बाकी ये हिंदू में नहीं है कि हिंदू सिर्फ एक शादी कर सकता है। और साथ ही साथ उन लोगों में 3 तलाक है कि एक बार 3 तलाक बोल दिए तो सब छुट्टी छुट्टा हो गया, बीवी पति पत्नी में जो है तलाक हो गया। हलाला सबसे बड़ी मुद्दा है उन लोगों में, सबसे बड़ी कमी है हलाला। एक पति छोड़ दिया, दूसरे से शादी करो, उसके साथ से यौन संबंध बनाओ, इसके बाद जो है फिर तुम अपने। खाली मतलब यूसीसी से मुसलमानों पे ये मतलब लागू हो रहा है? बिल्कुल। क्या है बताओ? अगर देखिए गलत ना होता तो मुसलमान विरोध करते ही नहीं, ठीक। उनको लग रहा है कि हमारा सरिया कानून अच्छा है, लेकिन ये क्या है, यूसीसी जो आ रहा है पूरे देश को एक बराबर करने के लिए, एक देश एक संविधान एक कानून होना चाहिए, और यूसीसी ला करके गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। देखिए जहाँ गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी वहाँ अच्छा कहा जाएगा, जहाँ बुरा कहेगी। हिंदुओं में यूसीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। हिंदू पर्सनल लॉ एक्ट जो थे वो थोड़े बहुत जो है चेंज होंगे, उसमें कोई विशेष सेम टू सेम ही है। यूसीसी को देखा जाए, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को भी देखा जाए तो सेम ही है लगभग। तैयारी कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं 2 साल हो गया लगभग, 2 क्या 3 हो गया लगभग। 2। लेकिन नौकरी अभी नहीं मिला। मेरा क्या है, लेखपाल में यार 0.5 से मेरा रह गया, और इधर एसएससी सीजल का मैं अभी कभी दिया नहीं हूँ। सीएसएसएल दिया हूँ, एमटीएस दिया हूँ, लेकिन हुआ नहीं। इससे पहले ग्रुप डी का भी दिया था, उसमें जो है 72 कट ऑफ बने थे, मेरे 64 नंबर आए थे यार। सीटें बढ़नी चाहिए? सीटें बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। सरकार हर साल कम होती जा रही है, ऊपर से होते नहीं टाइम पे, शायद एग्जाम वगैरह नहीं कराती सरकार, ये सब क्या? बिल्कुल बिल्कुल सरकार जो है इस स्तर पर बिल्कुल एग्जाम ना कराना और एग्जाम कराना और पेपर का लीक हो जाना, ये सबसे बड़ी असफलता है सरकार की। इसके लिए एक कानून जो है सख्त बनाना चाहिए सरकार। अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाया 2020 NEP 2020, इस पे क्या लाभ मिला आपको? बीए किया, कब किया आपने? मैं तो बीए, हाँ 2022 में ही कंप्लीट हो गया। तो NEP किया आपने? नहीं, वो मेरा पुराने वाला था, 10+2 वाला जो 1984 में आया था। तो NEP पे जो बीए हो रहा है वो सेमेस्टर वाइज कर दिया है, अगर आप कर सकते हैं लेकिन नहीं, इसमें क्या है ना, NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें क्या है कि स्कूल को, सरकार इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन बच्चों के आर्थिक रूप से बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है। हर सेमेस्टर में एडमिशन करवाना पड़ता है, 3000 रुपये एडमिशन फीस लगता है। तो बीए कर पाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल करने के लिए देखिए इंसान को पढ़ना है तो भाई, पहले सुना मैंने कि 6000 में साल भर में हो जाता था, 6 से 7000, लेकिन अब 6000 सेमेस्टर के साथ नहीं, 6000 भी नहीं लगता था, 3000-3500 बस। अच्छा, नहीं, अब क्या है, हर सेमेस्टर में आपको 2500-3000 देना पड़ रहा है। इससे क्या है, 6 सेमेस्टर बने। ये गांव रूरल एरियाज में बच्चों में एजुकेशन को लेकर के अब दूरी बढ़ जाएगी। 6 सेमेस्टर बना, 6 त्रिक 18,000 रुपये देना पड़ता है उसके बीए करने के लिए, स्कूली फीस। वहाँ क्या है, आप जो है एक सेमेस्टर 3-3, 6-3-9, मतलब 3 साल के 3-3 हज़ार के रुपये जोड़ा जाए तो 9। अब क्या है, डबल खर्चा पड़ जा रहा है। जहाँ 9 में होता था, अब 18 पे करना। इनकम माँ बाप तो नहीं है अभी, बड़े मुश्किल से आ रहे हैं ऊपर से। नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे लगभग 2008 में ही एक्सपायर हो गए थे। घर में और कौन है? घर का खर्चा कौन? यार देखो, घर की खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, और मेरे घर पे थोड़ा अलग बिल्कुल महंगाई है,
36 रुपये। हाँ महंगाई तो है, इसलिए तो यार चाय का ठेला लगा रहे हैं। बाकी नौकरी 7-8 हज़ार से मिल रही थी, उससे काम चलता नहीं। इससे क्या है कि मैं नौकरी करता, मैं पढ़ नहीं पाता, मेन रीज़न यही था। नहीं नौकरी कर लेता, वैसी बात नहीं है। ये यहाँ भी इसको लगा के मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। फिर भी कितना हो जाता पर डे मतलब 300 रुपये लगभग बच जाते हैं। है? बच जाता है। हाँ। घर खर्चा कैसे चल जाता है? महीने में कितना भेज पाते हैं? ये 300 रुपये बचता है तो महीने का एवरेज लगा लूँ 9 हज़ार होता है, तो घर पे 6 हज़ार तो यहीं ख़त्म हो जाता है। रूम रेंट लिए 3 हज़ार का, प्लस खाना पीना। महंगाई मतलब महंगाई जो है प्रभाव कर रही नहीं। महंगाई हाँ महंगाई तो बड़ी है भाई। फ्री का राशन कहते हैं, दाल नून तेल सब कितने भाव पड़े? दाल नून तेल कुछ नहीं मिलता है, केवल चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है। ये सब महंगे हुए कि नहीं? दाल नून तेल की जो बात करते हैं मिलता भी होगा, तो ये जो ठेकेदार होते हैं ये सब बेच बाच देते हैं। अच्छा। हाँ मिलता तो सरकार तो कहती दाल चावल हो गया, बस यही देते हैं। ओ सॉरी, गेहूं हो गया और चावल हो गया, यही देते हैं। लेकिन उसके एवरेज में अगर देखें तो गांव वाले दाल 1 किलो बताओ 150 रुपये किलो दाल हो गई है। उसके अलावा जो तेल है सरसों, कोरोना में बढ़ा तो बढ़ा, उसके बाद डाउन नहीं हुआ। देखिए क्या है ना, डाउन होता, बट हमारे कंट्री में क्या है कि सरसों का पैदावार कम होता जा रहा है, जिसको इसको गवर्नमेंट पे जो है इसको जो बढ़ावा देना चाहिए। हाँ बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें नए प्रशिक्षण करना चाहिए, खोज करना चाहिए, नए नए वैरायटी लाना चाहिए। जैसे 1967 में हरित क्रांति आई थी, जिसकी वजह से गेहूँ और धान की पैदावार बढ़े थे, काफ़ी हद तक बढ़े थे। वैसे ही सरकार ने मतलब 2000 दे के छुट्टी मार ली, जबकि कृषि बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। नई नई फसलें उगाएं, कैसे नई उन्नत बीज की किस्में बढ़ाया जाए, ये सब करने के बजाय 2000 देना सही था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे धान और गेहूं के लिए जो है हरित क्रांति लाई गई थी, वैसे क्या है हमारे दलहन और तिलहन के लिए भी एक हरित क्रांति होना, पीली क्रांति से कहा जाता है। दाल और तिलहन पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं, तो वो तो हरित क्रांति अलग चीज़ है। इसके लिए कृषि वाले में सरकार विफल है कि नहीं? बिल्कुल एक हद तक कह सकते हैं आप। खाली 2000 दे करके छुट्टी ली है। और ये गांव में कहते हैं कि सबको मिल रहा है, देखिए सबको नहीं मिल रहा है। जिसके नाम से ज़मीन है, ठीक है, चाहे आपके घर मिलता है? नहीं, मेरे नाम से भी क्या है नहीं। अरे माता जी हैं। हाँ हाँ, मेरे उनके नाम ने, मेरे बाबा जी के नाम पे है, तो उनको मिलता था। अभी हम लोगों को नहीं मिला, उसके लिए करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। जब हमारे नाम पे ज़मीन होगी तब मिलेगी। तो ये गौशाला वगैरह बनी नहीं, ठीक है, ये जैसे गौशाला वगैरह कहते हैं, गाय वगैरह खूंटे पर से गौ हत्या बंद करो, ये सब कर दी, लेकिन गाय खूंटे गांव में अब है कि नहीं? नहीं, गांव में तो बिल्कुल है। शहर है? की अपेक्षा गांव की स्थिति बहुत सही है। नहीं, गांव में जो पहले पालते थे, अब इसलिए नहीं सुनते हैं कि गांव में धन जो कराया जाता है, गर्भाधान वगैरह, इसलिए नहीं कराते क्योंकि गाय बिकेंगी नहीं, गाय छोड़ देते हैं, ये सब होता है। गाय नहीं छोड़ते वहाँ, गाय तो वहाँ सब लोग रखते हैं, वहाँ बछड़ा छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता सरकार को, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार को गौशालाएं बनानी चाहिए। कागज स्तर पे जो है गौशालाएं तो बनी हुई है, सरकार के पास रिपोर्ट जाता है, उसमें सरकार कहेगा कि जो है गौशालाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन भूमिगत अब आप जब जमीन पर जाकर के देखेंगे तो गौशालाएं एकदम बिल्कुल विफल है वहाँ। मतलब इसमें भी वहाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ बैल की हालत देख लीजिए यार। सरकार का लाभ तो कुछ नहीं मिल पाया, यानी कि नहीं ऐसा नहीं है, सरकार का लाभ बहुत लोगों को। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है किस स्तर पे कहना चाहेंगे कि हाँ यहाँ सही रही है? सुरक्षा, शिक्षा, सिंचाई, मान लीजिए कृषि हो गया, उसके बाद स्वास्थ्य, इन सब में कितना देना चाहेंगे? हाँ मतलब ये देख लीजिए, साथ साथ में अपना धंधा पानी भी कर रहे हैं। कमला पसंद, तरह तरह के गुटखा हो गया। चलिए ठीक है, ठीक। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब में, कृषि? स्वास्थ्य मुझे लगता है सरकारी हॉस्पिटल की जो है स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। जो जिला हॉस्पिटल है, शहर के तो मान लीजिए कुछ हद तक सही हैं, वहाँ पर प्रॉपर इलाज भी होता है। पीपीपी मॉडल क्या कहना चाहें, लोग सक्षम हैं अभी? नहीं ठीक है, कुछ हद तक क्या है कि सरकारी जब कामकाज थम जाते हैं तो वहाँ प्राइवेटाइजेशन का कुछ हिस्सा जो है, शेयर जो है गवर्नमेंट को सेल, मतलब ये पीपीपी मॉडल, हाँ मुझे लगता है बिल्कुल सही है। क्योंकि एयर इंडिया इससे पहले प्रॉफिट नहीं दिखाती थी, ठीक, अब जो है प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या है, एयर इंडिया को बैन करने की बातें चले, आपको पता है? पीपीपी मॉडल पे कर दिए हैं, लेकिन उसकी फ्लाइटें देख लीजिए कैसे चल रही हैं। अभी परसों की खबर है, लोग अब उसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। पहले क्या था कि सरकार जो है प्रॉफिट कहती थी कि एयर इंडिया से आपकी जितनी प्रॉफिट होगी उसमें से मुझे शेयर देना, तो इससे क्या है कि सर एयर इंडिया हमेशा लॉस ही दिखाती रहती थी। अब क्या हुआ, पर पर्सन का फिक्स कर दिया कि भैया इतना रुपये चाहिए ही चाहिए, तो अब क्या है कि प्रॉफिट दिखाने लगी। लेकिन एयर इंडिया की बात कर रहे हो आप, एयर इंडिया को बंद करने की मांग हो रही है क्योंकि देख रहे हैं फ्लाइटें टाइम पर नहीं उड़ रही है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे ही सरकार अपने काम से, मतलब जो जिम्मेदारी है उसे पल्ला झाड़ लेगी
सारे पीपीपी मॉडल पे कर देगी तो लोगों को तब समस्या आएंगे, सरकार की जिम्मेदारी हट जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे जियो इस समय क्या है, मोनोपोली कर रहा है इस समय, एक समझ सकते हैं फ्री में सिम डाल रहा है, इसके बाद जो है उसी लेवल पे आ गया एयरटेल और वोडाफोन की तरह। सिम जो है अब इंडिया में सिर्फ 3 ही बची हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है, और बीएसएनएल एक हद तक ख़त्म ही हो चुका है, कोई बंदा चलाता ही नहीं है बीएसएनएल को। तो सरकार को बीएसएनएल पे थोड़ा जो है जोर देना चाहिए। तो स्वास्थ्य में क्या कहना चाहेंगे, 5 में से कितना रेट करेंगे? 5 में से मैं तो 2.5 रेट करूँगा। क्यों? बिल्कुल, जिला स्तर पे जिला अस्पताल होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ग्रामीण वहाँ स्तर की पे? स्थिति बहुत ख़राब है। महिलाओं का जहाँ जो है प्रेग्नेंट होती है वहाँ डिलीवरी की जाती है, वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, वहाँ आप खड़े होकर के पानी तक नहीं पी पाएंगे, इतनी गंदगी है, डॉक्टर प्रॉपर ना टाइम पे आना। मैं वहाँ चीज़ें देखा हूँ, मैं झेला हूँ, मैं वहाँ रहा भी हूँ, मेरे बहन की डिलीवरी थी तब। 5 में से 2.5 देना चाहेंगे। और शिक्षा में? तो वहाँ क्या है ना कि जो जिला स्तर के हॉस्पिटल हैं उनको जो है डीएम के अकॉर्डिंग जो है उसका हर महीने जांच पड़ताल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ये सब होती है, हाँ? होती नहीं है। वहाँ की बिल्डिंगें देख लीजिए, ना तो पेंट होता है ना ही कुछ होता है, एकदम जर्जर रहती है। ठीक है। स्वास्थ्य हो गया, 5 में से 2.5 दे रहे हैं। शिक्षा में कितना? शिक्षा पे बिल्कुल सरकार कुछ हद तक जो है सरकारी स्कूल के जो है ये नकल विहीन शिक्षा हो पा रही है? हाँ, 2019 में क्या है, जब से कैमरे लगे हैं 2018 में, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाने की वजह से नकल कुछ हद तक 90% कम हो चुके हैं। 10% हैं, वो भी वही नकल कराते हैं जो विद्यालय के लोग हैं। विद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल होता है, विद्यालय वाले ही करवाते हैं, बच्चे थोड़ी करते हैं। कितना रेट करना चाहेंगे, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, उनका स्तर, एजुकेशन लेवल क्या है? यहाँ भी आपने देखा तो एसर की रिपोर्ट आई थी, जब उन्होंने जांचा 8वीं पास बच्चा जो है, सॉरी 12वीं पास बच्चा 8वीं पास के सवाल नहीं लगा पा रहा है, कक्षा 3 के सवाल नहीं कर पा रहा है। ये सब जो आंकड़े आए, इससे क्या कहेंगे? मतलब शिक्षा स्तर जो है, गुणवत्ता कह सकते हैं, क्वालिटी वाली शिक्षा जो है एनईपी के जरिए या फिर पुरानी शिक्षा पद्धति उसके जरिए कैसी रही है, बेकार है या सही है कुछ? देखिए क्या है कि प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनकी स्थिति ख़राब है, इसलिए ख़राब है कि वहाँ पर अध्यापक मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। जाते हैं, सैलरी 40,000 पा गए, 40-46 हज़ार उनकी लगभग सैलरी है, कुर्सी भी तोड़ते रहते हैं। कुछ सारे टीचर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हद तक करते हैं। कुछ फर्जी भी पकड़ाए हैं, एक तो पकड़ाई थी जो लगभग 12 स्कूल में। हाँ वो तो ठीक है, शिक्षा स्तर की गुणवत्ता मैं कह रहा हूँ, उसमें सही नहीं, सही तो नहीं हुई है, सेम वही है, लेकिन हाँ कुछ हद तक 1-2% आप कह सकते हैं। 5 में से कितना देना चाहेंगे शिक्षा? 5 में से 3 देना चाहेंगे। प्राइमरी स्तर की शिक्षा को बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। यहाँ क्या है कि प्राइवेट विद्यालय जो है उनको देख लीजिए, पढ़ाई अच्छी भी होती है, लेकिन उनका एक कमी है, सरकार को एक रेगुलेशन निकालना चाहिए कि जिससे एक गरीब आम इंसान आदमी भी अपने बेटों को पढ़ा सके। CUET तो बना दिए, लेकिन उसमें क्या है कि सीटें तो बढ़ी नहीं, ना ही यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ी, तो इससे लाभ हुआ कि नुकसान हो रहा है? 17 CUET कॉमन यूनिवर्सिटी, हाँ, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट वाला जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या है, सरकार को कुछ सीटें बढ़ानी चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक डिपार्टमेंट में बढ़ाना चाहिए, चाहे वो BA BSc BCom चाहे जो ऑनर्स हो। सरकार को कुछ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करना चाहिए। जैसे हमारे संत कबीर नगर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है ही नहीं। हम कितना रेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, सरकार यहाँ हमारे यहाँ जो सांसद हैं वो जो आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर चले जाते हैं, ना तो कभी कोई औद्योगिक हमारे यहाँ संस्थान पे स्थापित हुआ जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, या फिर कोई विश्वविद्यालय भी नहीं बने हैं। हम लोगों को एडमिशन कराना सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कराते हैं, या फिर जो है DDU से करवाते हैं गोरखपुर। तो हमें हमारा ये है, जैसे सरकार लाई ODOP लाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाई, वैसे जो है सरकार को OU लाना चाहिए, ODU लाना चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, OU लाना चाहिए। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक यूनिवर्सिटी अवश्य होना चाहिए। कितना रेट करेंगे? बिल्कुल, अभी 5 में से 4 समझ लो। 4 कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, शिक्षा स्तर, गुणवत्ता, यूनिवर्सिटी वगैरह इन सब से को लेकर अभी कुछ हद तक जो है सुधार हुए, यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई रेगुलर होने लगी है। BHU में आपने सुना था ना, लड़कियों के साथ कैसा छेड़खानी हुआ? हाँ, वहाँ हुआ था, मैंने सुना भी था। BHU जैसी संस्थाओं में ऐसा हो रहा है, JNU जैसी संस्थाओं में देख रहे थे दीवारों पर नारेबाजी हुई। JNU में तो इससे पहले देशद्रोही नारेबाजी की गई है, ऐसी बात नहीं है। BHU में जो हुआ, कुछ यौन संबंधी क्रिया हुई थी किसी लड़की के साथ जो है BHU में, तो ये सब गलत है। सरकार वहाँ जो है पाबंदी लगाए, वहाँ के जो चांसलर हैं उनके ऊपर। चलिए ठीक है, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था हम क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा की व्यवस्था में तो यूपी टॉप पे है। 5 नंबर पे से 5 में से 5 देंगे उसको। क्यों? अभी माफिया जो राज था वो ख़त्म हुआ है,
अब हर एक बिजनेसमैन जो है अब आकर के जो है इन यूपी में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनियां लगाना चाहता है। अभी लखनऊ में लखनऊ एक्सपो हुआ था, उसमें कई अंबानी अडानी जैसे कई ग्रुप आए थे, रिलायंस आई थी, कई लोग जो है ये निवेश कर रहे हैं यूपी में। तो इसमें कितना अब बात करते हैं रोजगार में, पूरी तरह सही कितना रहा है? रोजगार तो सरकार विफल रही है। रोजगार कितना रेट करेंगे? रोजगार के लिए तो 5 में से 2 स्टार देंगे। क्यों दो? एक्चुअली क्या है कि सरकार कोई वैकेंसी मतलब यूपी में ही देख लीजिए, केंद्र में ही देख लीजिए, दोनों में अगर देखा जाए तो यूपी में जितना भी इन्होंने कहा सभी पेपर लीक ही हुए, रद्द हो गए, सक्सेस नहीं हुए, ठीक है। और दूसरी चीज़ शिक्षक भर्ती कहते हैं, शिक्षक भर्ती शायद वो सपा गवर्नमेंट की थी, वही वाला उन्होंने पास आउट कराया, उसके बाद कराया नहीं। बिल्कुल शिक्षक भर्ती 2018 से फंसी हुई है। 69,000 टीचर वैकेंसी वाला, उसमें शायद 20,000 को अभी ज्वाइनिंग मिला है, बाकी नहीं मिला। अभी लेखपाल वाले बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं हुआ कुछ। बाकी जो तरह के सरकार एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। बच्चे स्टेट लेवल पे सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम लीक नहीं होते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ तक कि कभी कभी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कराती है, वो भी लीक हो जाए। यूपी पीसीएस ही कराती भाई, यारो वो भी तो लीक ही हो गया। जैसे यूपीएससी का एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है। तो रोजगार पे कितना देना चाहिए? रोजगार पे वही मैंने कहा 2.5 का 2 नहीं 2.5 का 50 दे रहे हैं, मतलब यार क्या है कि रोजगार तो सरकार दे नहीं रही है, और जो भी एग्जाम कराती भी है तो एग्जाम ही फेल हो जाता है यार। मतलब है ना। हम विफल तो है ही यार। स्वास्थ्य में आपने दे दिया, बाकी कृषि व्यवस्था में? कृषि व्यवस्था में सरकार को नए जो है थोड़े विश्वविद्यालय में खोज करवाने चाहिए, और एग्रीकल्चर में पढ़ाई बढ़ावा देना। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, तो बच्चे जो है एग्रीकल्चर में एडमिशन ही लेते, सब जो है बीए बीएससी की तरफ भागते हैं। और कॉमर्स की भी पढ़ाई नहीं है भाई। कॉमर्स में सच बताऊँ, मैं खुद नहीं जानता था इंटर तक कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है। तो कॉमर्स कितना स्तर, कितना रेट रखना चाहिए शिक्षा के लिए? जो है आप 3 ले लीजिए, 3 स्टार में दे देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। वैसे ये ठेका चलाना, मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि कोई रोजगार नहीं है, रोजगार बना, नए रोजगार का सृजन करना ही चाहिए। हाँ, सरकार इस बार मुद्दा क्या है, बेरोजगारी का मुद्दा है या नहीं? बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है। सरकार को क्या है कि औद्योगिक क्रांति लाना चाहिए। अमेरिका क्यों आगे हैं? क्योंकि वहाँ सबसे पहले कृषि क्रांति आई, ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण में औद्योगिक क्रांति आई, कुछ हद तक तो सही थी। लेकिन यहाँ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को जो है थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। और जिससे हमारी यूपी और बिहार के क्या है, मजदूर भाग के कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद, गुजरात और जो है मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए। अगर यहाँ कंपनियाँ बनाई जाएंगी तो यहाँ रोज़गार यहीं पा जाएंगे, उन्हें कहीं जाना नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा। तो रोजगार में कितना रेट करेंगे? रोज़गार में 3 कर देंगे। केंद्र सरकार विफल है? हाँ, केंद्र सरकार नहीं कहेंगे, हम राज्य सरकार की ही कहेंगे कि विफल है। केंद्र सरकार भी तो जिम्मेदारी लेती है ना, 2 करोड़ सरकार के बाद एक भी ना। बिल्कुल सरकार तो कहती है रोज़गार के लिए, लेकिन केंद्र सरकार की साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कीम निकालें, सरकार के साथ प्रस्तुत करें, अपनी विधानसभा में पास करें। मतलब बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ बिल्कुल मुद्दा है यार। कौन आएगा इस बार? बदलाव जरूरी है लोकतंत्र के बचाव के लिए। जी ऐसे जैसे लग रहा है लोकतंत्र की क्या बचाव, लोकतंत्र तो सही है, क्या इसमें क्या लोकतंत्र खतरे में थोड़ी है। अच्छा यार डिक्टेटरशिप, जो ये सब कहने की बातें हैं, डिक्टेटरशिप होता तो आज हम तुम ऐसे बात नहीं कर पाते। उत्तर कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वहाँ बोल के दिखाओ। बेरोजगारी मुद्दा है, उसमें सरकार विफल है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब नहीं, मैं बीजेपी को नहीं, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करना है, बीजेपी नहीं कांग्रेस। मैं वोट करने जा रहे हैं नहीं, कितनी तारीख को? हम लोग स्टूडेंट हैं, जो केंद्र में सरकार होगा, जो राज्य में सरकार होगी, उससे हम लोग सवाल का जवाब करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे। बाकी अपना तो आप देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें से 159 मिला है। पिछली बार 161 था, इस बार 159 हुआ है। लेकिन हर साल भारत का डाटा जो है नीचे ही क्यों रह रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा? आपकी बार जो 159 हुआ है, ये अच्छी बात है कि 2 रैंक हम लोग जो प्रथम पे होते हैं, इनकी डाटा सबसे अच्छी होती है। जो लास्ट में होते हैं, टोटल 180 कंट्री का जो है डेटा निकलता है फ्रीडम इंडेक्स में। तो सरकार पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब हमसे ऊपर है। हाँ, प्रेस फ्रीडम में जो है उनकी रैंकिंग अच्छी आई है। अब अच्छी आई नहीं, रह रही है पिछले 2-3 सालों से। बिल्कुल रह रही है, वहाँ प्रेस फ्रीडम है। सरकार को जो है थोड़ा प्रेस पे जो है स्वतंत्रता। मीडिया की लोकतंत्र में क्या भूमिका समझते हैं, कितना सही? मीडिया भाई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 4th पिलर कहा जाता है उसे।
उसका बहुत अहम रोल रहता है हमारे कंट्री में हर एक मुद्दे को उठाना। टीवी वगैरह समाचार सब देखते हैं आप, उसमें जो खबरें चल रही हैं उसको ज़मीनी स्तर की खबरें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, खाली ऊपर ऊपर वाली? इस समय केवल चुनाव की जो है खबरें दिखती हैं, बाकी जो है लोगों की परेशानियां कम दिखाई जाती हैं। वहाँ जहाँ रोड नहीं है रोड को दिखाओ, जहाँ स्टील की व्यवस्था ख़राब है, जर्जर है, सरकारी बिल्डिंगों जहाँ कामकाज नहीं हो रहा है, तहसील पे दिखाओ, इतनी बड़ी धांधली होती है वहाँ पे, लोग बिना घूस के काम ही नहीं करते हैं। भाई यहाँ आप कागज़ खतरा खसौनी निकालने जाओ या कुछ भी किसी से मिलने जाओ, कुछ भी कागज़ आपको निकालना है तो उनको 1500 पकड़ाओ तब काम होता है। करप्शन जो है हर जगह अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, करप्शन ख़त्म होगा ही नहीं। गवर्नमेंट अगर चाहे, ये जो नोटबंदी किए थे इसमें कितना सफलता मिली? नोटबंदी कुछ हद तक कह सकते हैं सफल रहा है, क्योंकि हाँ बिल्कुल इसे जो है काला धन वापस आया? काला धन वापस आया? काला धन नहीं वापस आया, लेकिन अभी इसमें काला बाजारी हो गई? नहीं नहीं कमला नहीं पाएंगे, उनसे कभी पैसा दे देते भाई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं ऐसे ही सरकार को समझना चाहिए कि रोज़गार बनाना ज़रूरी है, और ये ठेला खुमची चलाना ये कोई रोज़गार नहीं है, इससे देश से गरीबी नहीं मिटेगी। ठीक है, ज़रूरी है रोज़गार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.